हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। सॉलिड स्टेट में आज हम लोग लास्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट का देखेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है क्या? तो लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। लास्ट टॉपिक है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमको क्या क्या पढ़ना है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमको क्या पढ़ना है? तो एक जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। दूसरा में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो दूसरा में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और तीसरा में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। नहीं, तो सॉलिड का कितना प्रॉपर्टी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है? तो 3 प्रॉपर्टी पढ़ना है। कौन कौन? एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक और तीसरा डाई इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज कहने का मतलब हुआ कि सॉलिड से होकर के कैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? पास करता है, या कौन सा ऐसा सॉलिड है जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, या कौन सा ऐसा सॉलिड है जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। ठीक है। अब सेकंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ऐसा कौन सा सॉलिड है जो मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होता है, और कौन सा सॉलिड है जो मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। और सॉलिड कहने का मतलब हुआ मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि इस चैप्टर में जो हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आप देखे थे डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड में कि चार्ज जब एक दूसरे के करीब आता है तो उसके बीच रिपल्सन बढ़ता है, और रिपल्सन बढ़ने पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि चार्ज जैसे जैसे एक दूसरे के क्लोज आता है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। तो हम लोग उसको भी डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है? तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, नहीं, सबसे पहला इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम क्या देखेंगे? तो देखते हैं, यानी कि सॉलिड है। सॉलिड को जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज के आधार पर, सॉलिड को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। नहीं, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर को और क्या कहते हैं? तो नन कंडक्टर भी कहते हैं। तो सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज के आधार पर कितने टाइप का? तो 3 टाइप का। एक कंडक्टर किसको कहेंगे? तो जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करे उसको कंडक्टर, यानी कि ऐसा सॉलिड जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करता हो उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टर। जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करे उसको इंसुलेटर, और जिससे होकर के बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करे उसको सेमी कंडक्टर। अब जो है कंडक्टर कितने टाइप का? तो कंडक्टर जो है 2 टाइप का होता है। कंडक्टर 2 टाइप का, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक या आयोनिक कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर जो है 2 टाइप का, एक होता है इंट्रिंजिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंजिक। नहीं, एक्सट्रिंजिक फिर 2 टाइप का, एक होता है एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। इस सब को हम लोग बाद में डिटेल्स में देखते जाएंगे। नहीं, तो ये सॉलिड का क्लासिफिकेशन हो गया कंडक्टिविटी के आधार पर। तो समझ में आ गया होगा कि सॉलिड पूछे तो कितने टाइप के? तो 3 टाइप के। कौन कौन? तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। नहीं, किस बेसिस पे? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर। कंडक्टर किस हो? जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करे, जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करे, और जिससे होकर के बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करे। कंडक्टर कितने टाइप का? 2 टाइप का, एक इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर। नहीं, आयनिक कंडक्टर। अब जो है यानी कि इन सॉलिड से होकर के
नहीं, इन सॉलिड से होकर के इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करता है, इसका क्या मैकेनिज्म होगा, क्या प्रोसेस होगा, किस प्रक्रिया द्वारा इन सॉलिड से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, उसी को हम लोगों को जानना है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे सॉलिड से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, एक थ्योरी दिया गया है, उस थ्योरी को बैंड थ्योरी कहते हैं। नहीं तो बैंड थ्योरी हम देखते हैं, क्या पढ़ना है हम लोगों को, तो बैंड थ्योरी एंड मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन, बैंड थ्योरी एंड मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन। ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब बैंड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है, तो बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि सॉलिड से होकर के कैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, फ्लो करता है, नहीं फ्लो करता है और बहुत कम अमाउंट में फ्लो करता है। और क्या, तो ये मैकेनिज्म हो गया। और ये मैकेनिज्म यानी कि जो थ्योरी एक्सप्लेन करता है उसको क्या कहते हैं, बैंड थ्योरी। इसमें होता क्या है, नहीं इसमें होता क्या है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे सॉलिड से होकर इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, तो पास करेगा। कैसे सॉलिड से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो एटम में क्या प्रेजेंट रहता है, तो एटम में प्रेजेंट रहता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या प्रेजेंट रहता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते किसको हैं, तो आप लोग जानते होंगे sp-df को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, sp-df को। नहीं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। और लीनियर कॉम्बिनेशन द्वारा किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो मोलेकुलर ऑर्बिटल्स का। किसका फॉर्मेशन करते हैं, मोलेकुलर ऑर्बिटल्स का। तो आपसे पूछेगा एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कौन कौन होता है, तो sp-df। और मोलेकुलर ऑर्बिटल तो सिग्मा, पाई, डेल्टा, सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार। नहीं, ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में और ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में 11th में पढ़े होंगे। तो ये हो गया मोलेकुलर ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो मोलेकुलर ऑर्बिटल होता है सो क्लोज इन एनर्जी होता है, यानी कि मोलेकुलर ऑर्बिटल के एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे यहाँ अगर कंपेयर कीजिएगा तो S और F के बीच एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं, और S और D के बीच थोड़ा कम, और S और P के बीच कम। लेकिन यहाँ पर S और F के बीच एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मोलेकुलर ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा कहने का मतलब हुआ कि जैसे एक आदमी है उसके पास अरबों रुपया है, नहीं यानी कि वो करोड़पति है, ठीक है, और एक जो है उसके पास जो है सो यानी कि 10 रुपया है। तो दोनों के बीच अगर पैसा का डिफरेंस देखा जाए तो एक तो बहुत पैसे वाला है और एक जो है सो क्या है, बहुत कम पैसे वाला, नहीं बहुत कम पैसे वाला। तो उसी तरह यहाँ पर इसका एनर्जी ज़्यादा और इसका एनर्जी कम, और दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो मोलेकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी इतना कम होता है कि ये क्या करते हैं, तो मिलकर के एनर्जी बैंड बना लेते हैं। क्या करते हैं, तो मिलकर के एनर्जी या बैंड ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, बैंड ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, बना लेते हैं, बैंड ऑफ एनर्जी बना लेते हैं। अब जो है एनर्जी बैंड या बैंड ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो ये एनर्जी का पैकेट होता है। एनर्जी का क्या होता है, पैकेट होता है। जैसे कि मान लीजिए यानी कि बहुत सारे वस्तु मार्केट में पैकेट में हमको मिलता है, तो वो दाल का पैकेट हो गया, उसके बाद बिस्किट का पैकेट हो गया, नहीं तो पनीर का पैकेट हो गया। तो बहुत सारा वस्तु मार्केट में पैकेट के रूप में क्या है, अवेलेबल है। उसी तरह ये किसका पैकेट हो गया, तो एनर्जी का पैकेट, यानी कि दोनों के बीच इतना एनर्जी कम हो गया, एनर्जी गैप इतना कम होता है, यानी इतना क्लोज होता है एनर्जी कि ये मिल करके, ये दोनों मिल करके, यानी कि इसमें से ये तीन जो है बॉन्डिंग, ये तीन जो है बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल कहलाते हैं, और ये तीन एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं, एंटी बॉन्डिंग। तो यही दोनों मिल करके क्या करते हैं, तो एनर्जी बैंड बना लेते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी बैंड या बैंड ऑफ एनर्जी बना लेते हैं। ये एनर्जी बैंड दो टाइप का होता है। एनर्जी बैंड कितने टाइप का, दो टाइप का। एक होता है वैलेंस बैंड, एक क्या होता है, वैलेंस बैंड, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। यानी पूछेगा आपसे कि एनर्जी बैंड कितने टाइप का होता है, तो आप क्या कहिएगा, तो एनर्जी बैंड दो टाइप का होता है, एक वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड, नहीं कंडक्शन बैंड।
ये बनता कैसे है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कम्बिनेशन द्वारा मोलेकुलर ऑर्बिटल जब बनता है तो मोलेकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी इतना कम होता है कि ये क्या करते हैं, तो एनर्जी बैंड बना लेते हैं। एनर्जी बैंड होता क्या है, तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्या कह सकते हैं, एनर्जी बैंड क्या होता है, तो पैकेट ऑफ एनर्जी, नहीं पैकेट ऑफ एनर्जी। तो समझ में आ गया होगा कि एटम में प्रेजेंट कौन रहता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल। ये लीनियर कॉम्बिनेशन करके क्या बनाता है, मोलेकुलर ऑर्बिटल। मोलेकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी इतना एक दूसरे के क्लोज होता है कि ये मिल करके क्या करते हैं, एनर्जी बैंड बनाते हैं। और ये एनर्जी बैंड कितने टाइप का, तो दो टाइप का, एक वैलेंस बैंड और दूसरा क्या होता है, कंडक्शन बैंड। एक वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड। और इसी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पर डिपेंड करता है कि किसी भी सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा या नहीं करेगा, किसी भी सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा या नहीं करेगा। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर किसके बारे में, तो बैंड के बारे में, कि यहाँ पर जो है वैलेंस बैंड क्या होता है, नहीं, और यानी कि वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है। तो सबसे पहला इसमें हम लोगों को क्या देखना है, तो वैलेंस बैंड, नहीं कौन देखना है, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है, तो फॉर्म्ड बाय लो एनर्जी एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स, नहीं। तो पूछेगा वैलेंस बैंड किसको कहते हैं, तो जो लो एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो लो एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स और पूरी तरह फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर के बनते हैं, पूरी तरह फिल्ड यानी कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर के बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड, अब ये जो होता है, इट इज फील्ड बैंड एंड रिप्रेजेंटेड एज, कैसे, तो आपको कहे दिखाने के लिए कि दिखाइए, ठीक है, कि वैलेंस बैंड को आप कैसे दिखा सकते हैं, तो वैलेंस बैंड इसी तरह दिखाया जाता है, नहीं, वी मतलब वैलेंस बैंड, वी मतलब वैलेंस बैंड। और ये कैसा बैंड होता है, तो फील्ड बैंड होता है, नहीं फील्ड बैंड, और रिप्रेजेंट इस तरह किया जाता है। बनता कैसे है, तो लो एनर्जी वाले और फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से, लो एनर्जी वाले और फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो ये वैलेंस बैंड हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंडक्शन बैंड। क्या देखते हैं, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है, नहीं, कंडक्शन बैंड तो फॉर्म्ड बाय हाई एनर्जी, नहीं, फॉर्म्ड बाय हाई एनर्जी एंड पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स। ये किससे बनता है, तो हाई एनर्जी तथा पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल के कम्बिनेशन से, अब इट इज क्या होता है, तो इट इज इम्प्टी एंड रिप्रेजेंटेड एज। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देख लीजिए, नहीं, इम्प्टी है तो इम्प्टी दिखाना होगा, कंडक्शन बैंड। और अब जो है सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगा, इसी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पर डिपेंड करता है। कैसे, नहीं, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, तो फ्लो करता है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, फ्लो करता है। तो यही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के स्थिति पर, पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। तो हम लोग जो है सो अब आगे चलते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हमको समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे हम लोगों को देखना है क्या, तो आगे हम लोग देखते हैं कंडक्टर। नहीं, कंडक्टर क्या होता है, तो ऐसे हम कंडक्टर के बारे में देखे हैं कि कंडक्टर किसको कहते हैं, तो जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करे उसको कंडक्टर, और जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करे उसको नॉन कंडक्टर। तो कंडक्टर, तो यहाँ पर जो हम लोग कंडक्टर देखेंगे, नहीं, यहाँ पर जो हम लोग कंडक्टर देखेंगे वो कंडक्टर थोड़ा रेंज के आधार पर देखेंगे। रेंज कहने का मतलब हुआ, नहीं, रेंज कहने का मतलब हुआ कि जैसे
हम ये मार्कर फेंकते हैं, ठीक है, और एक और व्यक्ति है मेरे साथ जो मार्कर फेंकता है, क्या दोनों बराबर दूरी तक ही मार्कर को फेंक पाएंगे? तो नहीं, हो सकता है कोई आगे फेंक दे और हम थोड़ा पीछे रह जाएं, नहीं। तो हमारे जो बगल में व्यक्ति है उसका रेंज क्या हुआ? ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा दूर तक फेंक दिया तो उसका रेंज ज़्यादा हो गया। हम कम दूर तक फेंके तो मेरा रेंज क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी जो हम देखेंगे वो यानी कि रेंज के आधार पर ही देखेंगे कि कोई जो है यानी कि 100 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता है तो कोई 10 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी ही फ्लो करवाता है, तो किसका रेंज ज़्यादा होगा? तो 100 एम्पियर वाले का और 10 एम्पियर वाले का क्या हो जाएगा? तो 10 एम्पियर वाले का कम हो जाएगा। तो वही रेंज के आधार पर, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है कि जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करे, ये कॉन्सेप्ट हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग को रेंज देखना है। तो कंडक्टिविटी इज रेंजिंग बिटवीन 10 to the power 4 to 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर, ठीक है। यानी कि इसका कंडक्टर का कंडक्टिविटी रेंज कितना होता है? तो 10 to the power 4 से 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर, 10 to the power 4 से 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर होता है। और कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करेगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, उसको हम लोग अभी समझते हैं। तो कह सकते हैं इन कंडक्टर देयर इज नो गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, देन इलेक्ट्रॉन्स present in valence band easily reach into conduction band and it conducts electricity through इट। ये तो हो गया लैंग्वेज। ये क्या हो गया? लैंग्वेज। हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट में हम आप लोगों को बताए हैं कि किसी भी सॉलिड से होकर के इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पास करने के लिए क्या कंडीशन है? तो इलेक्ट्रिसिटी पास यानी किसी भी सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए कंडीशन है कि वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के पोजीशन पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का क्या पोजीशन है उसी पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कंडक्टर में होता क्या है? नहीं, कंडक्टर में होता क्या है? तो कंडक्टर में जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों के बीच, यानी ये वैलेंस बैंड ये कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच कोई गैप नहीं होता है। दोनों के बीच क्या होता है? कोई गैप नहीं होता है। नहीं, गैप नहीं होता है तो ये दोनों बैंड क्या करते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ओवरलैपिंग बैंड या जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग बैंड या जोन कहने का मतलब हुआ कि किसी भी सॉलिड से होकर के तभी ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है जब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए? तो कंडक्शन बैंड में जाए। नहीं, तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? कंडक्शन बैंड में जाएगा, तब ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। तो अब देखिए कि अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से इतना दूरी पर रहे तो बीच में गैप है और यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो ये वैलेंस बैंड ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तो बीच में गैप है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक क्या करना पड़ेगा? तो जंप करके जाना पड़ेगा। नहीं, जंप करके जाना पड़ेगा, सीधे नहीं जा सकता है। लेकिन हम देखे हैं कि कंडक्टर में जो है यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कोई गैप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो ये दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। ओवरलैप करने का मतलब हुआ कि एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट
रहेगा उसको जाने के लिए एकदम आसान रास्ता मिल गया, वो चलते चलते चला जाएगा। पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ता, लेकिन ओवरलैप कर गया तो अब इलेक्ट्रॉन को जंप करने की आवश्यकता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन चलते चलते आगे की तरफ क्या होगा तो बढ़ जाएगा। यहाँ पर उसको जंप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जंप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही होता है यानी कि कंडक्शन का मैकेनिज्म, यानी मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन, और जो कि बैंड थ्योरी के बेसिस पर क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाएगा तब ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग बैंड या जोन को आप ब्रिज मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ब्रिज। तो ये दोनों मिलकर के ओवरलैप करके क्या किया, ब्रिज बना दिया। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, कि जाओ इलेक्ट्रॉन आसानी से किस में, तो कंडक्शन बैंड में। किस में जाओ, तो कंडक्शन बैंड में। किससे, तो वैलेंस बैंड से। किससे, वैलेंस बैंड से। तो आसानी से जा सकता है। इसी कारण इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, तो पास होते हैं। इसी कारण इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, पास होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन इन कंडक्टर क्या होगा, नहीं, और बैंड थ्योरी के आधार पर कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि कंडक्टर कितने टाइप का होता है। तो कंडक्टर जो है, नहीं, कंडक्टर जो है दो टाइप का। कंडक्टर कितने टाइप का, तो दो टाइप का। कौन कौन, तो एक जो है इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर। तो आप कह सकते हैं कंडक्टर के बारे में कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, यानी कंडक्टर कितने टाइप का, तो दो टाइप का। कंडक्टर कितने टाइप का, तो दो टाइप का। कौन कौन, तो हम देखे हैं चार्ट में, यहाँ सिर्फ हम एक को लिखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक या इसको क्या कहते हैं, मेटेलिक कंडक्टर। कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर किसको कहेंगे, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स। नहीं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल्स। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर किसको कहेंगे, तो द कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकर थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स, यानी जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन या होल के फ्लो के कारण यानी कि फ्लो करता है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में होगा क्या, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा और उससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, नहीं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण या होल के फ्लो के कारण, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण या होल के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक या, नहीं, उसको इलेक्ट्रॉनिक या क्या कहते हैं, मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है। उसके बाद इट्स कंडक्टिविटी, इट्स कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर rate of flow of electron decreases, hence rate of flow of electricity also decreases। ठीक है, also decreases। तो इसमें क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, नहीं, टेम्परेचर जब बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका कंडक्टिविटी घट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, यानी कि ये कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या, और होल प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, होल प्रेजेंट है। ठीक है। अब जो है टेम्परेचर आप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, टेम्परेचर आप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेट ऑफ फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो कर रहा था वो रेट क्या होगा, घटेगा, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का रेट जब घटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, घट जाएगा। तो कैसे, तो इसको समझ लेते हैं। जैसे आप जो है यानी कि
बस में बैठे होंगे तो देखते होंगे कि कभी जो है बहुत ख़राब रोड आता है तो बस खूब हिलने डुलने लगता है। उसी समय आप जो है बस में चढ़ते हैं और सीट पर जाने के लिए आप चलने वाले होते ही हैं कि रोड ख़राब आने के कारण बस खूब ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू हो गया, क्योंकि रोड ख़राब था। अब आप जो है बस जो हिलने लगा तो आप सीट पर बैठने के लिए आगे जो बढ़ रहे हैं, आसानी से आगे बढ़ सकते हैं? तो नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पकड़ पकड़ के धीरे धीरे जाना पड़ेगा, क्योंकि हिल रहा है और हिल रहा है तो आपके मन में आएगा कि हिल रहा है कहीं हम गिर ना जाए, नहीं। तो आप जो है सो क्या कीजिएगा, तो पकड़ पकड़ के धीरे धीरे जाइएगा। लेकिन अगर प्लेन रोड रहे और आप बस में चढ़े और सीट पर बैठना चाहते हैं तो आप आसानी से चलते हुए क्या कर सकते हैं, तो अपने सीट पर जा कर के बैठ सकते हैं। तो वही यानी कि क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एटॉमिक और वाइटल्स वाइब्रेट एंड फ्लो ऑफ एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। यानी कि क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से एटॉमिक और वाइटल वाइब्रेट करने लगता है। एटॉमिक और वाइटल क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है। एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, हेंस रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो डिक्रीजेज। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो का रेट घटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर में, नहीं इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर में। और अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा, देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, ऑल मेटल्स मेटेलॉइड्स एंड ग्रेफाइट ETC, ठीक है। यानी जितने भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के अंतर्गत आएंगे, मेटेलॉइड्स भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के अंतर्गत आएंगे और ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के अंतर्गत आएंगे। दूसरा में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो दूसरा में हम लोग को जो है इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्लो ऑफ आयंस। यानी इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है, तो आयनों के फ्लो करने के कारण। इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है, तो आयनों के फ्लो करने के कारण, ठीक है, आयनों के फ्लो करने के कारण, ठीक है। और ये आयन कौन होते हैं, तो ये आयन या तो केटायन होंगे या क्या होंगे, तो एनायन। इसी के फ्लो करने के कारण इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, तो फ्लो करता है। अब जो है इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसका कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों, तो बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ फ्लो ऑफ आयंस आल्सो इंक्रीजेज, हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। नहीं, यानी कि क्यों टेम्परेचर बढ़ने पर इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर होता क्या है, तो आयन के फ्लो करने का रेट बढ़ जाता है। आयन के फ्लो करने का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, तो ऑल एसिड्स बेसेज एंड साल्ट्स इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जितने भी एसिड बेस और साल्ट हैं वो या तो मोल्टेन स्टेट में रहे या एक्वस सॉल्यूशन में रहे, तो उससे होकर के क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। अब जो है यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, नॉर्मल पानी है, फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें सोडियम आयन प्रेजेंट नहीं, अचानक से इसमें जो है यानी कि
तेज़ी से पानी आगे के तरफ इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दिया, नहीं, यानी कि फास्टली फ्लो टुवार्ड्स यानी कि तेज़ी से उस डायरेक्शन में पानी क्या किया, फ्लो करना शुरू कर दिया। तो ये आयंस भी जो है तेज़ी से उस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो कर देंगे। तो जब ये आयन तेज़ी से आगे के डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे, तो उसका कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, तो उस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, नहीं, उस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एसिड बेस और साल्ट हमको या तो मोल्टेन स्टेट में लेना है या किस स्टेट में लेना है, तो एक्वस सॉल्यूशन में। किस स्टेट में, तो एक्वस सॉल्यूशन में। इसी कारण इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टर के केस में होता क्या है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, उसके बाद हम लोग को यानी कि सेकेंड में क्या पढ़ना है, तो सेकेंड में कंडक्टर तो कंप्लीट हो गया। अब जो है सेकेंड में हम लोगों को जो है क्या पढ़ना है, तो सेकेंड में इंसुलेटर या इसको आप नन कंडक्टर भी कह सकते हैं, नन कंडक्टर। तो कॉन्सेप्ट तो जानते हैं, इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। रेंज क्या होगा, तो कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10⁻⁻20 to 10⁻10 पर ओम पर मीटर। तो इसका कंडक्टिविटी रेंज याद रखना है, कितना होता है, तो 10⁻10 से 10⁻⁻20 से 10⁻10 पर ओम पर मीटर होता है, ठीक है। अब जो है इसका मैकेनिज्म क्या होगा, यानी कि इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास नहीं करता है, उसको हम लोगों को समझना है। तो इन इंसुलेटर there is so more gap between valence band and conduction band. There is so more gap between valence band and conduction band when electric field is applied, then electron cannot reach into conduction band, hence it does not conduct इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, यानी इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो पास नहीं करता है। तो फिर इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें होता क्या है, तो ये कंडक्शन बैंड, ठीक है, और ये मान लीजिए क्या है, तो वैलेंस बैंड है, नहीं वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच नहीं बहुत ज़्यादा गैप है, नहीं दोनों के बीच क्या है, बहुत ज़्यादा गैप है, यानी कि ये कह सकते हैं लार्ज एनर्जी गैप, और इस लार्ज एनर्जी गैप को फॉरबिडेन जोन कहते हैं, नहीं। अब इसको समझ लीजिए, इसको कैसे समझना है, तो जैसे कि हम कहीं चल रहे हैं, ठीक है, रास्ता है, इस रास्ते पर हम क्या कर रहे हैं, तो चल रहे हैं, ठीक है, इस रास्ते पर हम चल रहे हैं, यहाँ पर पहुँचे, तो यहाँ पर हमको जो है एक गड्ढा है जो कि 30 फीट का है, नहीं 30 फीट का गड्ढा है। तो मान लीजिए हम चल रहे हैं, हमको यहाँ जाना है, बीच में क्या पड़ गया, गड्ढा पड़ गया। कितना फीट का गड्ढा है, तो 30 फीट चौड़ा गड्ढा है। अब यहाँ आके हम देखें तो भाई यहाँ तो 30 फीट का गड्ढा है, कैसे पार करेंगे इसको, तो मान लीजिए यानी कि पार करना चाहेंगे चलते चलते तो पॉसिबल तो है नहीं। दूसरा क्या सोचेंगे कि तेज़ी से पीछे से दौड़ के आते हैं, जंप करके पार कर जाएंगे। चूँकि ये 30 फीट चौड़ा है, हिम्मत होगा कि नहीं होगा, तो हिम्मत नहीं होगा, ठीक है।
तो कितनों आप तेज़ी से दौड़िए, यानी आपके अंदर कितनों एनर्जी भर दिया जाए, लेकिन गैप दोनों के बीच इतना ज़्यादा है कि आप किसी भी कंडीशन में यहाँ से यहाँ जंप करके नहीं पहुँच सकते हैं। वही बात यहाँ पर होता है कि इलेक्ट्रॉन जब तक वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब तक जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर हो जाएगा। तो लार्ज एनर्जी गैप होने के कारण वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाता है। इसी कारण इससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो पास नहीं करता है। तो इन इंसुलेटर देयर इज सो मोर गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड when electric field is applied, then electron cannot reach into conduction band, hence it does not conduct electricity through it। नहीं, यानी कि इससे होकर के इसी कारण इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो पास नहीं करता है। क्या क्या आप यहाँ पर ले सकते हैं, नहीं तो वुड ले सकते हैं, स्टोन ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं। इन सभी सॉलिड से होकर के इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो पास नहीं करता है। और ये सब क्या कहलाते हैं, तो इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर या क्या कहलाते हैं, नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब जो है आगे हम लोग को थर्ड में क्या पढ़ना है, तो आगे हम लोग को थर्ड में जो है थर्ड में सेमी कंडक्टर पढ़ना है। सेमी कंडक्टर को हम लास्ट में इसलिए कर दिए थे, क्योंकि हमको उसका टाइप देखना है। नहीं, हमको उसका क्या देखना है, तो टाइप देखना है। तो सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर किसको कहेंगे, सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर किसको कहा जाएगा, सेमी कंडक्टर किसको कहा जाएगा, तो यानी कि जिससे होकर के बहुत कम अमाउंट में क्या होता है, तो जिससे होकर के बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, पास करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। लेकिन हमको यहाँ पर क्या देखना है, तो रेंज देखना है। नहीं, यहाँ पर क्या देखना है, तो रेंज देखना है। तो इसका रेंज क्या होगा, तो कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10⁻⁻⁶ to 10⁴ पर ओम पर मीटर। ये भी हमको याद रखना है कि सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी रेंज कितना होता है, तो 10⁻⁻⁶ से 10⁴ पर ओम पर मीटर। 10⁻⁻⁶ से 10⁴ पर ओम पर मीटर। अब सेमीकंडक्टर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, उसका मैकेनिज्म बैंड थ्योरी के आधार पर क्या होगा, बैंड थ्योरी के बेसिस पर क्या होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इन सेमीकंडक्टर देयर इज नो मोर गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड व्हेन इलेक्ट्रिक field is applied, then electron jump to reach into conduction band, hence a small amount of electricity pass through it। तो होता क्या है इसमें, नहीं तो देखते हैं। तो वही डिपेंड करता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचने का तरीका क्या है। नहीं तो यहाँ पर होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड। ये क्या हो गया, वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड। नो मोर गैप कहने का मतलब हुआ, नो मोर गैप कहने का मतलब हुआ कि 2-3 फीट का गड्ढा है, बीच में कितना का गड्ढा है, तो ये रास्ता है और बीच में हम यहाँ चल रहे हैं। ठीक है, और 2-3 फीट का गड्ढा है, 2-3 फीट का गड्ढा है, तो हम थोड़ा सा एनर्जी लगाएंगे और जंप करके हम क्या कर सकते हैं, तो उस पार जा सकते हैं। तो वही जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन जो